हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पावर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट शिव तत्व और आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। अब शिव और शक्ति ये दोनों ही तो एक ही सोल के दो हिस्से हैं। हर सोल के दो पार्ट्स होते हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। शिव एक ही सोल के मैस्कुलिन पार्ट को शो करते हैं और शक्ति उसी सोल के फेमिनिन पार्ट को दर्शाती हैं। ये दोनों ही एनर्जीज मिलकर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कॉस्मोस को गवर्न करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, क्रिएट करती हैं। बट इंडिविजुअली भी ये दोनों एनर्जीज कितनी ज़्यादा डिवाइन है, यही बताने के लिए हमने पार्ट 1 में शिव तत्व को डिस्क्राइब किया था कि शिव क्या है और डिवाइन मैस्कुलिन कैसा होना चाहिए। और आज हम सेकेंड पार्ट में फेमिनिन एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं कि शक्ति क्या है और डिवाइन फेमिनिन कैसी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे शक्ति का गॉडेस एस्पेक्ट। शक्ति मीन्स एम्पावरमेंट, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, हिम्मत। पर कहाँ से आती है ये स्ट्रेंथ? क्या ये एक दिन की स्टोरी है? बिल्कुल नहीं। इतना विजडम, इतनी नॉलेज, इतनी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आता है बर्थ आफ्टर बर्थ, बहुत सारी अवेकनिंग्स के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के बाद, ह्यूमैनिटी की सर्विस जब हम हर बर्थ में करते हैं, हर जन्म में करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, अपनी सारी नेगेटिविटीज से फाइट करते हैं, अपनी सारी कमज़ोरियों से, सारी वीकनेसेस को हम पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब आती है इतनी स्ट्रेंथ, तब मिलता है इतना विजडम और तब हम होते हैं इतनी एम्पावर्ड। एंड दैट्स शक्ति। वो जो सारे ब्रह्मांड की, पूरे कॉस्मोस की माँ है, वो जो हर किसी पर अपना अनकंडीशनल लव बरसाती हैं, वो हैं शक्ति। तो माँ शक्ति ने बहुत सारे बर्थ लिए, हर बर्थ में साधना की, अपने चक्रास को बैलेंस किया, अपनी सारी नेगेटिविटीज से फाइट की, अपनी सारी वीकनेसेस को दूर किया और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट गेन की बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डेविल से फाइट की, बहुत सारे डीमन से फाइट की और बहुत सारे नेम्स जो हैं शक्ति के, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधुकैटभहंत्री, रक्तबीज विनाशिनी, धूम्रलोचन विनाशिनी, ये सब इसीलिए पढ़े क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारी वीकनेसेस को कॉन्क्वेयर किया। महिषासुर मर्दिनी यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ लस्ट। माँ शक्ति ने सालों साल कड़ी तपस्या की थी और लस्ट पर विजय पाई थी। लस्ट जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और माँ शक्ति ने वो डिस्ट्रक्शन होने ही नहीं दी थी। चंडमुंड नाशिनी यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ एंगर एंड प्राइड। जो गुस्सा होता है और अहंकार होता है, ये इनसेंसिटिविटी की तरफ हमें ले जाता है। माँ शक्ति ने इसी गुस्से पर, इस अहंकार पर विजय पाई थी। शुंभ निशुंभ मर्दिनी यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, जो कि डिप्रेशन की तरफ हमें ले जाती है। माँ शक्ति ने इस जेलसी की भावना से, इस हेट्रेड की भावना के ऊपर विजय पाई थी। मधुकैटभहंत्री यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ अटैचमेंट्स एंड ग्रीड। तो ये जो अटैचमेंट होती है, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों में बांध के रखती है और हम अपने आप को जान ही नहीं पाते, और जो एक ग्रीड होता है, एक लालच की भावना होती है, इस पर माँ शक्ति ने विजय पाई थी। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती हैं, ऑब्सेशन की तरफ लेके जाती हैं और फिर फाइनली इनकी वजह से भी हम बहुत एनवियस हो जाते हैं। माँ शक्ति ने ये जो ओवर थिंकिंग है, ऑब्सेशन है, एनवियसनेस अपने पास आने ही नहीं दी थी। उन्होंने ग्रीड पर और अटैचमेंट्स पर विजय पा रही थी। रक्त बीज विनाशिनी यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ ईगो। ईगो जो कि हमें नॉन एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है, डर की भावना पैदा करता है, कंट्रोलिंग की हैबिट हमें क्रिएट कर देता है। ईगो तब तक ही हमें होना चाहिए जब तक वो ये चेक रखे कि कहीं हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपनी सेल्फ वर्थ तो नहीं खो रहे। लेकिन जब ईगो हमें किसी सही काम को करने से रोके, हमें नॉन एक्सेप्टेंस क्रिएट करे, डर क्रिएट करे, कंट्रोलिंग की भावना क्रिएट करे, तब इस ईगो को हटा देना चाहिए। तो माँ शक्ति ने ईगो पर विजय पाई थी।
धूम्रलोचन विनाशिनी यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ मेलंकोली यानी कि उदासीनता, ये नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाती है। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम हर वक्त जो पुरानी बातें होती हैं, पास्ट की वुंड्स होती हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी मेमोरीज से घिरे रहते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं हर वक्त और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, पॉजिटिव नहीं हो पाते, खुद को नहीं जान पाते और दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाते, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। माँ शक्ति ने इस उदासीनता को हराया था, इस नेगेटिविटी पर विजय पाई थी। उन्होंने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लेसन ज़रूर लिए थे, लेकिन आगे बढ़ी थी वो अपनी पॉजिटिविटी और अपनी इंटेलिजेंस के साथ। उन्होंने आगे लाइफ में सब कुछ किया था। इस तरह से उन्होंने अपने अंदर के सारे डीमंस को हराया था और साथ ही हमें ये मैसेज दिया था कि ये डेविल्स और ये डीमंस और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं और टाइम टू टाइम इन्हें चेक करना, इन्हें कंट्रोल करना और इन्हें किल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव होकर ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये नेगेटिविटी जो है, जो 1 सेकंड होता है आपका नेगेटिविटी के इमोशन में जो जाता है, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ आपसे हमेशा के लिए छिन जाती हैं। इसलिए इससे हमेशा दूर रहिए। अब बात करते हैं माँ शक्ति के सिम्बॉलिज़म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉर्ड के साथ यानी कि तलवार के साथ, क्योंकि तलवार जो है उनकी वो ही अपने आप में इतनी पावरफुल है, वो हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाती है। जो सॉर्ड है इट रिप्रेजेंट्स डिस्क्रिमिनेशन स्किल, जो हमारी स्किल होती है चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की, उनको डिस्टिंग्विश करने की कि क्या सही है क्या गलत है और हमें कहाँ पे किस लेवल पे आके किस चीज़ में बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्किल हर फेमिनिन में होना, हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हर फेमिनिन में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमें डिस्क्रिमिनेशंस कहाँ करने होते हैं? डेली लाइफ में, अपनी हैबिट में और अपने वर्क प्लेस पर भी, अपने घर में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी, अपने हर किसी एस्पेक्ट में। तो हमें सबसे पहले अगर हम बात करें ईगो की, तो शक्ति जो है उनको पता है कि ईगो को हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एम्पावरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने ये चेक रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारी कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ तो नहीं अफेक्ट हो रही, या अपना एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए ईगो को यूज़ किया जा सकता है, ताकि हम और बोल्ड हो जाएं, लाइफ में कुछ डेयरिंग चीज़ें कर पाएँ, कॉन्फिडेंस गेन कर पाएँ। बट येस, हमें कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है कि ये जो ईगो है ये अहंकार में ना बदल जाए, ये हमारे डर में ना बदल जाए कि कहीं हम जो चाहते हैं, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी और फिर हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोलिंग की वजह से हम चीज़ों को और भी ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस की भावना में आ जाते हैं, फिर हमें डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ में आने वाली होती हैं वो भी हमारी नेगेटिविटी की वजह से हमसे दूर हो जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो ये जो कंट्रोलिंग है, फियर है, प्राइड है, इसको अपने अंदर आने से पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डिस्टिंग्विश कर लीजिए कि ईगो को आपको कहाँ तक यूज़ करना है और कहाँ पर साइड में कर देना है। तो शक्ति जो है, शी नोज़ टू डिस्क्रिमिनेट एंड ड्रॉ बाउंड्रीज एंड शी गिव्स द सेम मैसेज टू अस। अब सेकेंड चीज़ है प्राइड, जिसके बारे में हमें डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। शक्ति जो हैं उनको पता है कि प्राइड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ला सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमें सबके ऊपर रूल करना है, इट मीन्स कि हमें सबको साथ में लेकर कैसे चलना है और चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट करनी है और सबके बारे में केयरिंग रहना है। तो ये जो प्राइड है ये हमें ये भी हेल्प करता है कि हम अपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हायर स्टैंडर्ड क्रिएट करें, जैसे कि नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल स्टेटस या फेकनेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि हायर स्टेटस इन द सेंस ऑफ इमोशनल स्टेटस आपका हाई होना चाहिए। आप कभी विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाने चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो हाई होना चाहिए। आप ऐसे लोगों के बीच में सराउंडेड नहीं होने चाहिए जो आपको नेगेटिविटी की तरफ घसीटते हैं। और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको अच्छा करने को आपको लाइक एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे आउटपुट्स मिले और आप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ें, लाइफ में खूब तरक्की करें, प्रोग्रेस करें। तो शक्ति जो है, शी नोज़ के यहाँ पे ही बस जो प्राइड है यहाँ तक यूज़ करना चाहिए और इसके बाद इसे
साइड पे कर देना चाहिए, बिकॉज इसके बाद ये इनसेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है, फेकनेस और शो ऑफ्स क्रिएट कर सकता है। अब थर्ड चीज़ है एनवी एंड जेलसी, जहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो शक्ति जो है शी नोज़ के जेलसी एज अ मोटिवेटर बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब हम किसी से जेलस होते हैं हमें थोड़ा सा लगता है कि यार हम अपना भी कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ करें, कुछ ऐसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें जिससे हमारा कुछ प्रोग्रेशन हो और हमारी लाइफ अच्छी हो सके। हम भी अपनी किसी स्किल को अच्छा करें, कुछ हैबिट्स को इम्प्रूव करें, लाइफ में कुछ बन के दिखाएं। और ये जो जेलेसी है ये आई ओपनर की तरह भी काम करती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि तब हमें पता लगता है कि अगर कोई पर्सन कहीं जेलस हो रहा है तो हमारी रिलेशनशिप जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि तब हमें पता लगता है कि अगर कोई पर्सन हमारी प्रोग्रेस से जेलस हो रहा है या एनवियस है तो ये रिलेशनशिप हमें कितनी रखनी है, कितना ट्रस्ट करना है, कहाँ तक लेकर जानी है। अगर हम तब देखते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे बारे में इनसिक्योर्ड है या रिवेंजफुल हो रहा है हमसे या किसी और से, तो हमें ये रिलेशनशिप कहाँ लेकर जानी है, ये रिलेशनशिप इनफैक्ट हमें कहाँ लेकर जा रही है, ये चीज़ जो है ये एनवी और जेलसी हमें बताने में हेल्प करते हैं। तो एज अ मोटिवेटर अगर हम एनवी और जेलसी को यूज़ करते हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ उसके बाद हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए सो दैट हमें इनसिक्योरिटी और रिवेंज की भावना ना आए। अब फोर्थ चीज़ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है वो है मेलंकोली, यानी कि उदासीनता या बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग। तो शक्ति जो हैं वो ये जानती हैं कि जो मेलंकोली है इसके अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जिन लोगों की इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं और बहुत टाइम लेते हैं चीज़ों को सोचने में, और फिर जो वो काम करते हैं बहुत ही लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ करते हैं। तो ये जो मेलंकोली है ना ये हम यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, और फिर जब हम अपने किसी काम में इतनी लॉयल्टी के साथ उसको करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उस काम में, तो हम सेल्फ रिलायंट बनते हैं और थॉटफुल बनते हैं। हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने काम में परफेक्शन लाने की, सो दैट जो भी चीज़ें हैं बेस्ट आउटपुट हमें उसका मिले। बट ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मेलंकोली है इसको हमें कहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना है, कहाँ पे हमें बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी है इससे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर भी एंक्शियसनेस होती है, सैडनेस आ जाती है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है पर्सन में। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोगों में प्रॉब्लम आती है परफेक्शन को लेकर। वो इतने ज़्यादा परफेक्शन से काम करते हैं कि अगर उनके काम में किसी ने गलती निकाल दी या वो जो भी चीज़ बना रहे हैं उससे बेटर कोई चीज़ मार्केट में आ गई या उससे बेटर कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ गया जैसे वो खुद बन पाए हैं आज तक, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं परफेक्शन की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ये तो मतलब फॉरएवर डेवलपमेंट वाली चीज़ है, इसमें तो हमेशा अपग्रेडेशन होता ही रहता है। सो यू कांट लाइक चूज़ डिप्रेशन फॉर इट कि मैंने कोई चीज़ की और उससे बेटर कुछ आ गया, तो वी शुड बी हैप्पी, इट्स फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट अस। तो शक्ति जो है शी नोज़ कि कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों में। आप डीप थिंकिंग करिए किसी भी चीज़ को लेके और उसको लॉयल्टी से कीजिए, कमिटमेंट के साथ कीजिए, बहुत ही सेल्फ रिलायंट बनिए, लाइफ में प्रोग्रेस करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। बट उसके बाद आप ग्राउंडेड हो जाइए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप डिज़र्व करते हैं आपको मिलेगा, और आप जो है गॉड में सरेंडर करिए पूरे फेथ के साथ, जो भी बेस्ट होगा आपके लिए वो ज़रूर होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है एंगर, जहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। शक्ति जो है वो ये जानती हैं कि एंगर यानी कि गुस्सा हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और ये हमें बताता है कि कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। हम ये सेंस कर पाते हैं कि कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है और हमें हिम्मत देता है, ये जो गुस्सा है ये हमें हिम्मत देता है कि हम उस इनजस्टिस के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो शक्ति जो है वो ये जानती हैं कि गुस्से को किस तरीके से यूज़ करना है, इसको हम एज अ स्ट्रेंथ, एज अ ताकत यूज़ कर सकते हैं नेगेटिविटीज़ को किल करने के लिए। बट हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है कि हमें इसके साथ कैरिड अवे नहीं हो जाना, हमें गुस्से के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ
बह नहीं जाना है। गुस्से को हमें सिर्फ अपने फ़ायदे तक के लिए यूज़ करना चाहिए, इनजस्टिस इरेडिकेट करने के लिए करना चाहिए, नेगेटिविटीज़ को किल करने के लिए करना चाहिए। इतना हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि गुस्सा जो है वो ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रक्शन का कोई हथियार नहीं है, बल्कि इसे हमें नेगेटिविटीज़ को किल करने के वेपन के रूप में यूज़ करना है। अब सिक्स्थ चीज़ है ग्रीड, जहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। शक्ति जो है वो ये जानती हैं कि ग्रीड जो है ना, इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ इवोल्यूशनरी स्पिरिट, यानी कि धरती पे जब जब इवोल्यूशंस होते हैं, कुछ बड़े चेंजेस आते हैं, वो जो एसेंस है ना वो ग्रीड में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फ़ोन का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि फ़ोन है, अब पहले छोटे फ़ोन्स आते थे, उनमें लिमिटेड फ़ीचर्स होते थे। फिर हमें लगा कि नहीं नहीं, सिर्फ इतना नहीं, इसमें तो बस ये वाइट लाइट जलती है और कुछ नहीं। फिर कलरफुल फ़ोन्स आने लगे, कलरफुल स्क्रीन्स के साथ। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, इट्स जस्ट अ फ़ोन, इसमें सिर्फ एसएमएस और कॉलिंग होती है, इट शुड हैव सम मोर फीचर्स। फिर उसमें इंटरनेट आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लगे, और मतलब धीरे 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 करके अब कितना डेवलपमेंट हो गया कि फ़ोन्स पे सब काम हो जाते हैं, फ़ोन्स के बिना हमारा काम चलता नहीं। सो इन द सिमिलर मैनर इफ़ यू हैव नोटिस्ड मैनकाइंड, अगर आप दुनिया को देखें तो हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ इन्वेंट हुई है, बिकॉज़ हम किसी पुरानी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हुए और फिर हमने उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको बदलने का उसको बदलने पर वर्क किया, उसकी बेटरमेंट पर वर्क किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड ही थी कि हम जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ एक रखी हुई है उससे हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि इससे कुछ बेटर वर्जन हमें मिल सके, या तो हम ऐसा कुछ इन्वेंट कर सकें, या ऐसा कुछ परचेज़ कर सकें, या ऐसा कोई इवोल्यूशन आए जिससे कि जो चीज़ हम ऑलरेडी वी आर हैविंग द फैसिलिटीज़ उसमें कुछ बेटरमेंट आ सके। तो ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, ग्रीड फॉर लाइफ हो सकता है, जिसको हेल्थ इश्यूज़ है उनको लाइफ से रिलेटेड ग्रीड होता है, मनी से रिलेटेड ग्रीड हो सकता है, लव से रिलेटेड ग्रीड हो सकता है, नॉलेज से रिलेटेड ग्रीड हो सकता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की मन में इच्छा रहती है। तो शक्ति जो है वो ये जानती हैं कि ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ग्रीड के, कि हाँ, ग्रीड अगर इन चीज़ों के लिए ही है कि लाइफ के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आप और ज़्यादा पैसा गेन करके लाइफ और हेल्थ को लेकर कुछ बहुत अच्छे टिप्स जनरेट करके, लव को लेके कुछ बहुत ही अच्छे लोगों को टिप्स बताकर या नॉलेज देकर, विजडम देकर लोगों में अपलिफ्टमेंट कैसे ला सकते हैं, मैनकाइंड के लिए कुछ बेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बाउंड्री लाइन कहाँ पे क्रिएट करनी है जहाँ पे आपको लगे कि ग्रीड कुछ ऐसा आपके अंदर आ गया है, कुछ ऐसा बढ़ गया है कि हमें लग रहा है कि बस हम अपनी लाइफ के बारे में सोचें, हम अपना ही पैसा बढ़ाएं, हम अपनी लव लाइफ के बारे में सोचें, हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, और बाकी ह्यूमैनिटी जो है वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम से निपटेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू डिस्क्रिमिनेट, ताकि हम सेल्फिशनेस में नहीं आ जाएं। हमें सेल्फिश रीज़न से ऑपरेट नहीं करना है, रादर हमें जो ग्रीड है इसको हमेशा मैनकाइंड की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ करना है। अब सेवेंथ चीज़ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है वो है लस्ट एंड अटैचमेंट। और शक्ति जो है शी इज़ ऑल अबाउट एम्पावरमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो शक्ति का जो काम है वो एम्पावरमेंट का है, वही मैसेज वो देती हैं, और अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना उनका पर्पस है। तो शक्ति जो है वो जानती हैं कि एनर्जीज़ जो हम लस्ट में वेस्ट करते हैं उन एनर्जीज़ को हम कुछ और यूज़फुल वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा टारगेट जो बहुत टफ़ है हमारे लिए, या बहुत हाईएस्ट टारगेट हमने अपनी लाइफ में सेट किया है, जब हम लस्ट की एनर्जी को उस टारगेट को अचीव करने में शिफ्ट कर देते हैं और इट कन्वर्ट्स इनटू फोकस, तो उस फोकस के साथ हम जो वो टफ़ टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। लस्ट में जब आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उस इमोशन में कैरिड अवे हो जाते हैं, इट इनवाइट्स डिजीज़ेस, क्राइम्स and the feeling of worthlessness.
सो यू शुड नो कि आपको बाउंड्री लाइंस कहाँ पर ड्रॉ करनी है। इन द सेम वे अटैचमेंट इज़ गुड जब तक कि वो केयरिंग के बारे में है, दूसरों को प्यार करने के बारे में है। बट जब वो इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट कर दे कि भाई हम ऑब्सेशन की एनर्जी में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं, पॉसेसिव हो जाएं, फ्रस्ट्रेशन हमें हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, या हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगें, क्रिमिनल या सुसाइडल माइंडसेट में आने लगे, तो फिर वो अटैचमेंट किस काम की। सो शक्ति जो है, शी इज़ एम्पावर्ड टू ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इमोशन। और यही मैसेज शक्ति हमें देती भी हैं कि यही छोटे छोटे इमोशंस हैं जिनका एक डार्क साइड भी है, एक ब्राइट साइड भी है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस डार्क साइड को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम टाइम पर और बिल्कुल सही जगह पर वी शुड नो कि हमें कहाँ अपनी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, सो दैट हम उस चीज़ को अपने अच्छे के लिए या मैनकाइंड के अच्छे के लिए यूज़ कर सकें, सो दैट हम एम्पावर्ड रह सकें, हम इनके डिमोनिक इफ़ेक्ट्स को अपने ऊपर नहीं आने दें, हम इनकी नेगेटिविटी में कैरिड अवे ना हो, बल्कि इन इमोशंस को हम यूज़ करें ह्यूमैनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, पूरे मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए और अपने अच्छे के लिए भी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने कवर किया डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सॉर्ड। अब हम आते हैं गदा पर। जो शक्ति की जो गदा है, शी यूजेस एज अ वेपन। वो ये सिंबलाइज करती है कि अपने जो भी आपके वाइज डिसीजंस हैं, जो भी आपके सही डिसीजंस हैं लाइफ में, उनको आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली दूसरों के आगे प्रेजेंट करिए। ओनली देन दे विल वर्क। इसके बाद हम बात करते हैं चक्र की। जो शक्ति के फिंगर में चक्र है, वो सिम्बलाइज करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हीलिंग आवर चक्रास, जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं स्पेशली। और अगर बिंदु चक्र को मिलाएं तो 8 चक्रास, इन सबको हील करने की इम्पॉर्टेंस कितनी बड़ी है। और ये भी सिम्बलाइज करता है कि जो समय चक्र है वो हमेशा इसी तरह से मूव करता रहता है, घूमता रहता है, और हमें अपनी लाइफ्स पर और कर्मास पे और थॉट पैटर्न्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो समय चक्र है इससे हम बाहर निकल सकें और एसेंड हो सकें। अब बात करते हैं कॉन्च की, यानी कि शंख की। शक्ति के हाथ में जो आप शंख देखते हैं वो सिंबलाइज करता है रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी, यानी कि नेगेटिविटी के विनाश को, और पायस अराइवल ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिविटी का जो पवित्र आगमन होता है हमारी लाइफ में और धरती पर, इसको सिंबलाइज करता है। जब शंख बजता भी है, कहीं हम मंदिर में देखते हैं शंख बजाते हुए, या किसी के घर में भी शंख लोग बजाते हैं ड्यूरिंग पूजा, तो इसका मतलब ये होता है जो शंख की ध्वनि होती है, इट किल्स ऑल द बैक्टीरियाज, और जितने भी कीटाणु होते हैं आसपास हवा में, वो सब किल हो जाते हैं। और जो हमारे घर का एनवायरनमेंट होता है, या अगर वो मंदिर में बजाया जा रहा है, तो मंदिर का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर, बहुत ही क्लीन हो जाता है, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं ट्राइडेंट, यानी कि त्रिशूल की। तो शक्ति का जो त्रिशूल है उसके 3 जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इच्छा यानी कि विल, ज्ञान यानी कि विजडम या नॉलेज, और क्रिया यानी कि एक्शन। तो शक्ति हमें त्रिशूल के ज़रिए ये मैसेज देती है कि अगर हम इन्हीं तीनों चीज़ों को, यानी कि इच्छा को, ज्ञान को और क्रिया को कंबाइन कर लें और एक वेपन के रूप में यूज़ करें, तो हम अपने अंदर से और इस धरती पर से, सोसाइटी में से और पूरे ब्रह्मांड में से किसी भी नेगेटिविटी को किल कर सकते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के बो एंड एरो की, यानी कि धनुष और बाण की। तो फर्स्टली तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहाँ पे हमें झुक जाना चाहिए। हमारे झुकने से अगर कोई रिलेशनशिप बचता है या कोई भी सिचुएशन में किसी का अच्छा हो जाता है, तो वाई नॉट, तो हमें थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। और कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें एरो की तरह स्ट्रेटली बिहेव करना पड़ता है। वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिप्लोमेसी से हर वक्त हर जगह काम नहीं चलता। कहीं कहीं अगर हम देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे हमारा स्ट्रेट हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, जो बो एंड एरो है वो रिप्रेजेंट करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग टेक्निकल स्किल्स, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निकल स्किल्स हैं वो एक फ़ीमेल की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त हर सिचुएशन का सामना वो झुक कर या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं कर सकती। कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी भी आती हैं जब उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। उनको वो स्किल्स हमें ज़रूर सिखानी चाहिए। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए
या किसी भी टफ टाइम में अपने आप को सेव करने के लिए हर वक्त किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। अब बात करते हैं लोटस की, यानी कि कमल के फूल की, जो हम शक्ति के हाथ में देखते हैं। तो कमल का फूल जो है वो सिंबलाइज करता है डिटैचमेंट। जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में उगकर भी अपना ऑरा मेंटेन रखता है और इसी वजह से उसको पूजा में भी चढ़ाया जाता है, तो इसी तरह से हमें कई कई सिचुएशंस में डिटैच भी होना पड़ता है। जो लोग हैं जनरली डिटैचमेंट की टर्म को पॉजिटिवली नहीं लेते, उनको लगता है कि बिल्कुल ही किसी से अलग हो जाने को डिटैच करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। डिटैचमेंट का मतलब होता है स्पेस देना। कभी कभी जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, उन्हें हमें थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत होती है, ताकि हम भी समझ पाएँ कि वो हमारी लाइफ में क्या वर्थ रखते हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम मेंटेन कर पाएँ। और वो स्पेस की ज़रूरत उनको भी पड़ती है, सो दैट वो भी अपनी लाइफ को एनालाइज कर पाएँ, ये समझ पाएँ कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि उनकी एडिक्शन क्या है और उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। डिटैचमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी वरीज़ को, टेंशन्स को, कंट्रोलिंग की हैबिट को लेट गो कर दीजिए। अब कई बार हम कुछ काम करते हैं बट हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है, काम कंप्लीट करने के बाद भी कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसा रिज़ल्ट चाहा है वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। या हम किसी से कोई बात करते हैं, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड एस्पेक्ट ले लीजिए, अगर हम किसी से कोई बात करने वाले हैं तो हमें लगता है जैसा रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिला तो क्या होगा। फाइनेंशियल गेंस की बात ले लीजिए, आपको लगता है कि जैसा मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की, जैसा मैंने रिज़ल्ट चाहा उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा। आप कोई भी एस्पेक्ट ले लीजिए, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होगी, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं, वरीड हो जाते हैं और रिज़ल्ट आने के पहले ही आप अपने हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो इस केस में भी डिटैचमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सो जस्ट लेट गो ऑफ वरीज एंड टेंशन्स एंड कंट्रोलिंग। डिटैचमेंट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप हर समय टेंशन में ना रहें, आप अपनी एनर्जीज़ को जो सही जगह है वहाँ पर फोकस करिए, जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं आप वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, यूज़ कीजिए। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वहाँ पे आप अपना बेस्ट देकर गॉड को सरेंडर्ड हो जाइए। गॉड को सरेंडर करने का ये पर्पस नहीं होता है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और बस हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और भगवान को हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करके दिखाना होता है कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है। इट्स नेवर लाइक दैट। गॉड को सरेंडर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है सो दैट आप हर वक्त टेंशन में ना रहें, वरीज में ना रहें, आप अपने अंदर एक फेथ डेवलप कर पाएँ अपने लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी, कि अब मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, बेस्ट वर्जन मैंने अपना बन के दिखा दिया है। जो कुछ मैं बेस्ट अपनों के लिए कर सकता हूँ, अपने लिए कर सकता हूँ, वो मैंने सब कर दिया है। अब इसके आगे मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स कहीं है, भगवान है, जो भी बिल्कुल सही होगा, जो मैं डिज़र्व करता हूँ और जो भी सबके बेटरमेंट के लिए होगा वो रिज़ल्ट ज़रूर सामने आएगा। और सरेंडर का एडवांटेज ये होता है कि फिर आप चीज़ों में कंट्रोलिंग करना बंद कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसा नहीं लग रहा होता इन फिज़िकली देखने में कि वर्कआउट कर रही हैं, बट इंटरनली वो वर्कआउट कर रही होती है, एनर्जेटिकली उनमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेशन हो रहा होता है, बट आप कुछ ना कुछ अपना इंटरफेयर करके उसमें कंट्रोलिंग करके चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। तो व्हेन यू मूव इनटू द मोड ऑफ सरेंडर, तब आपकी ये कंट्रोलिंग की हैबिट चली जाती है और चीज़ें सही टाइम पर वैसे ही वर्कआउट करती हैं जैसी आपने मेहनत की होती है। रिलेशनशिप्स में भी डिटैचमेंट इज़ लाइक कि अगर हमारा कोई अपना किसी गलत चक्र में फंस गया है और हम उन्हें समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, तो इट्स नॉट लाइक कि हम भी उनके साथ साथ उस चक्र में फंस जाएंगे जस्ट बिकॉज कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसमें हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इट्स लाइक उस चक्र में फंसने से उनको जो सीखना है, जो उनकी लाइफ में स्क्रिप्टेड है गॉड के द्वारा, वो तो होगा ही होगा, बट बी देयर फॉर हिम। आप उस चक्र में मत फंसिए, बट खुद को मजबूत कीजिए, इतना स्ट्रेंथ में लाइए, इतने पावरफुल होइए कि जब वो पर्सन उस समय चक्र से अपने लाइफ लेसन्स, अपनी लर्निंग्स सीख कर बाहर आएँ, तब आप इतने कैपेबल हों, इतने सक्षम हों कि आप उनका हाथ थाम कर उनको भी अपनी मजबूती दे सकें
और उनका हाथ पकड़कर उनके साथ सही रास्ते पर चल सकें। और इसे ही कहते हैं अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव में डिटैचमेंट की इम्पॉर्टेंस जो है वो बहुत ही बड़ी है। ये बहुत सारे सिचुएशंस में हमको फॉलो करना ही पड़ता है, बट इसको फॉलो करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, और अनकंडीशनल लव फॉलो करने के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद पर वर्क करें और अपना कॉन्शियसनेस जो है वो रेज करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें और इतने पावरफुल हो जाएं कि जब हमारे अपनों को हमारी ज़रूरत पड़े हम उनके लिए अवेलेबल हों, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ हम उनको एम्ब्रेस कर सकें। अब बात करते हैं रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर जो है वो हमेशा से शक्ति से एसोसिएटेड रहा है। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है शक्ति का पैशन, पैशन फॉर लाइफ, पैशन फॉर क्रिएटिविटी, पैशन फॉर केयरिंग, हीलिंग, अनकंडीशनल लव। और रेड कलर जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि रूट चक्रा को हील करने का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जब हमारा रूट चक्रा हील होता है तभी हम ग्राउंडेडनेस फील करते हैं। ग्राउंडेडनेस मीन्स कि हमें ये फेथ रहता है कि जब हम इस धरती पर आए हैं और हम अपने सर्वाइवल के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारा जो डिज़र्विंग रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। ये धरती माँ हमें हमेशा सपोर्ट देंगी और हम बहुत ही एम्पावर्ड हो पाते हैं इस फीलिंग के बाद। जब तक हम इनसिक्योरिटी में रह पाते हैं, ग्राउंडेड नहीं हो पाते, तब तक हमें कुछ भी मिल जाए हम कभी खुश नहीं रह पाते, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते या डरते बहुत हैं। और ये जो रेड कलर है दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेज़ कि हमें जो हमारी रूट्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, जस्ट लाइक अ ट्री। क्योंकि बेशक जब भी कोई किसी पेड़ को देखता है तो उसके फ्रूट्स पर, उसकी लीव्स पर, उसकी लुक्स पर, उसकी टहनियों पर उस पर्सन की नज़र जाती है, बट हम सब जानते हैं कि अगर उस ट्री की रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर कोई भी चीज़ मैटर करेगी ही नहीं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रूट चक्रा रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि हम अपनी रूट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि हम कितनी भी तरक्की कर लें हमें आना ज़मीन पर ही पड़ता है, क्योंकि हमारे रूट ज़मीन पर हैं, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और हम कितने भी हवा में उड़ लें, हम लाइफ में कितना भी प्रोग्रेशन कर लें, लेकिन हमें अप्रिशिएट करने वाले हमारे अपने लोग तो उसी ज़मीन पर रहते हैं ना। हमें उस अप्रिसिएशन के लिए, उस अपनेपन के लिए ज़रूर ज़मीन पर आना पड़ता है। सो अपने रूट्स को ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखिए। और नॉर्मली आप कभी भी लोगों के नज़रिए को देखकर वरीड मत होइए, क्योंकि लोग जब किसी पेड़ को देखते हैं रूट्स की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती है, बट आप सब जानते हैं कि अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग ना हो तो उस पेड़ का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अपनी रूट्स को हमेशा, अपनी जड़ों को हमेशा मजबूत रखिए। और लोग जो है ना वो कभी भी रूट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी नज़र ही रूट्स पर नहीं जाती है। लेकिन जब भगवान बारिश करता है ना तो जो सारा पानी है वो धरती में अंदर जाता है और रूट्स के पास पहुंचता है। रूट्स उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है और फिर बाकी जो ट्री के लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वहाँ तक पहुँचता है वो। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने काम पर ध्यान रखिए, आप ग्राउंडेड रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और ये मत सोचिए कि कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब आप अपना सही काम पर फोकस करते हैं, गॉड जो हैं, डिवाइन जो हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, धरती माँ भी आपको सपोर्ट करती है और आपको वो हर चीज़ मिलती है जो आप डिज़र्व करते हैं। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मुंडमाला जो माँ शक्ति धारण करती हैं। तो मुंडमाला जो है वो रिप्रेजेंट करती है दो चीज़ें। एक तो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, बर्थ आफ्टर बर्थ हमें इस समय चक्र में घूमना होता है जब तक कि हम अपनी नेगेटिविटीज़ और अपनी वीकनेसेस से ऊपर नहीं उठ जाते, एसेंड नहीं हो जाते, तब तक हम इसी समय चक्र में घूमते हैं। और सेकंड ये सिंबलाइज करता है रीबर्थ, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो अपना विजडम है, अपनी नॉलेज है, अपने पैटर्न्स हैं, अपने थॉट पैटर्न्स हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न्स हैं, अपने बिलीफ सिस्टम है, अपने डीएनए में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बर्थ आफ्टर बर्थ कैरी करते हैं और कोई भी हमारी नॉलेज और विजडम जो है वो वेस्ट नहीं जाता और कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होता जिसका इम्पैक्ट हमारी प्रेजेंट लाइफ पर नहीं आता है। सो मुंडमाला जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट्स गुड कि अगर हम वो सारी चीज़ें याद रखें जो हमें बेनिफिट करने वाली हैं, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा बल्कि हमारा नुकसान हो रहा है। किसी भी ओकेजन पे कोई भी हमारा जो छुपा हुआ डर है वो निकल कर बाहर आ जाता है और हाथ में आती हुई अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। किसी भी ओकेजन पर
जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की होती है, ऐसी कोई चीज़ हमें मिलने लगती है और सडनली किसी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से या प्रेजेंट लाइफ के किसी प्रीवियस कर्मा की वजह से कोई ईगो एकदम से सडनली निकल कर आती है इंस्टिंक्टिवली, और हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो हाथ में आई हुई चीज़ जो हमने इतनी मेहनत से गेन हुई की होती है वो या तो हम मेंटेन नहीं कर पाते या खो देते हैं। चाहे ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आप ले लो, चाहे इमोशनल एस्पेक्ट में ले लो, रिलेशनशिप वाइज ले लो, सोशली ले लो, इस चीज़ को किसी भी तरीके से आप इसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो हम गेन करते हैं वो हम खो देते हैं जस्ट बिकॉज के कुछ पुराने फैक्टर्स, कुछ पुराने डर, ईगो, नॉन एक्सेप्टेंस और कुछ जेलसी, हेट्रेड की भावना, ये सारी नेगेटिविटीज़ हमारे अगेंस्ट काम करती हैं जब हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने लगते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील फ्रॉम दोज नेगेटिविटीज़। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जब शक्ति ने ड्यूरिंग हर अवेकनिंग प्रोसेस उन्होंने अपने सारे जो पावर्स हैं ना वो गेन किए, जो उन्होंने पुराने जन्मों में तपस्या की थी, प्रेजेंट जन्म में भी उन्होंने प्रीवियसली जो तपस्या की थी, जो उनके पुराने जन्मों की सिद्धियां थी, जब उनका अवेकनिंग हुआ तो शी गेन्ड ऑल हर पावर्स। उनको अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी तपस्याएँ, अपनी सारी सिद्धियाँ याद आईं और उन्होंने अपना जो पास्ट लाइफ का विजडम है वो सारा गेन किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पावर्स को और एनहेंस किया और इससे उन्हें हेल्प मिली कि वो इतनी शक्तिशाली बने, वो शक्ति बने और पूरे कॉस्मोस को क्रिएट करें और हर लिविंग बीइंग को अपना अनकंडीशनल लव स्प्रेड करें। अब बात करते हैं लॉन्ग टंग की, यानी कि माँ शक्ति की इमेजेस में जो हम बहुत ही लेंदी टंग देखते हैं उनकी, स्पेशली काली अवतार में जब वो नेगेटिविटीज़ से फाइट कर रही होती है तो उनकी टंग बहुत ही लेंदी दिखाई जाती है उनमें। ये सिंबलाइज करती है खेचरी मुद्रा, जो कि एसोसिएटेड होती है हमारे बिंदु चक्र से। ये जो खेचरी मुद्रा है ये हेल्प करती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल अमृत होता है उसकी ड्रॉप्स गिरती रहती हैं बिंदु चक्र से लेकर रूट चक्र तक, और रूट चक्र पे जाके ये जो ड्रॉप्स हैं ये डिमिनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि टंग को रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेच कर करके थ्रू खेचरी मुद्रा ये इसको इतना लेंदी कर लिया जाता है कि ये माउथ में ही अंदर फोल्ड हो जाए और थ्रोट के पीछे पीछे जो अमृत की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं थ्रू बिंदु चक्र टू रूट चक्र उनको होल्ड कर सके थ्रोट में ही। तो इससे क्या होगा कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो रूट चक्र तक नहीं पहुंचती और वो डिमिनिश नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, और ये जो अमृत है ये अंदर ही होल्ड रहता है, सेव्ड रहता है। और जब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तब इस अमृत को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। लाइक जब नेगेटिविटीज़ से कोई एम्पैथ लड़ता है, या माँ शक्ति जब नेगेटिविटीज़ से लड़ रही थी, अपने अंदर के डीमंस से लड़ रही थी, 9 महीने उन्होंने गुफा में साधना की थी, तो बिना कुछ खाए पिए जब इतनी लंबी कोई साधनाएं करता है, या योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो सालों साल साधनाएं करते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो वो इसी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि वो खेचरी मुद्रा डेवलप करते हैं और उससे वो अपनी टंग को इतना बड़ा कर लेते हैं कि थ्रोट में ही जो उनके बिंदु चक्र से अमृत गिरता है उसकी ड्रॉप्स को होल्ड करके जब भी उनको ज़रूरत होती है वो अपनी नीड के हिसाब से उस अमृत को चख लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। इट्स कम्प्लीटली देयर ओन विल कि उन्हें कब उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और नेगेटिविटी से जब कोई इस तरह से लड़ता है उसको बहुत टाइम तक मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं, रेगुलर बेसिस पे भी मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं। जो ब्रह्मचर्य में नहीं है, गृहस्थ में है, वो रेगुलर बेसिस पे लाइफ टाइम मेडिटेशंस करते हैं। और जैसे माँ शक्ति हैं जिन्होंने महीनों मेडिटेशन की थी, महीनों ध्यान में रही थी, साधु सन्यासी होते जो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मतलब अपने 10-10 साल 20-20 साल मेडिटेशंस में बैठते हैं, वो इसी तरीके से कम खाने पे, कम पानी पे सर्वाइव कर पाते हैं। या कुछ लोग, कुछ साधु जो होते हैं महीनों बिना कुछ भी खाए पिए वो इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वो ये खेचरी मुद्रा को डेवलप करते हैं और इसे अमृत को होल्ड कर लेते हैं और इसे अपनी यूटिलिटी के हिसाब से कंज्यूम करते रहते हैं। ये अमृत जो है ये लाइफ टाइम गिरता रहता है हमारे बिंदु चक्र से रूट चक्र पे, और जिस दिन ये अमृत की ड्रॉपलेट्स ख़त्म हो जाती हैं कम्प्लीटली, बिंदु चक्र से गिरना रुक जाता है, उस दिन इट कॉजेज़ अ नेचुरल डेथ। जब तक
ये अमृत गिरता रहता है, हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ खेचरी मुद्रा। और ये जितने भी साधु सन्यासी जो सालों साल तपस्या में लीन रहते हैं, दे ऑल नो दिस इम्पोर्टेंस एंड दे ऑप्ट फॉर खेचरी मुद्रा इस मेडिटेटिव स्टेट में इतने टाइम तक सर्वाइव करने के लिए। अब बात करते हैं डार्क कम्प्लेक्शन की, यानी माँ शक्ति के काली रूप में जो डार्क कम्प्लेक्शन शो किया जाता है उनका, वो सिंबलाइज करता है एम्पैथेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माँ शक्ति। तो एम्पैथेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एम्पैथ्स इतने वाइज सोल होते हैं कि वो सबका अच्छा करने के लिए ही आते हैं दुनिया में, और अगर उनके आसपास कोई नेगेटिविटी होती है या ऐसी कोई एनवायरनमेंट होती है फुल ऑफ जजमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ उन्हें बहुत नेगेटिव फील होता है, सफोकेटेड फील होता है और वो उसे हैंडल नहीं कर पाते, या ऐसा कोई इंसिडेंस उनके साथ हो गया होता है जो बिल्कुल भी उनके लिए फेवरेबल नहीं होता, उनको बहुत इनजस्टिफाइड लगता है या वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, तो उनकी बॉडी उस नेगेटिविटी से लड़ने लगती है। बेशक वो ऊपर से उस चीज़ के लिए रिएक्ट ना करे, लेकिन उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए लड़ने लगती है और उसका इम्पैक्ट दिखने में मिलता है, जैसे कि वो बीमार हो जाते हैं या बहुत ही ड्रेन्ड और बहुत ही स्ट्रेस्ड दिखने लगते हैं, बहुत ही स्ट्रेस्ड फील करते हैं, थकान उनको बहुत हो जाती है और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। और अगर उनके फेस पे देखें तो बहुत ज़्यादा उनका फेस कम्प्लेक्शन डार्क भी होने लगता है उस ड्यूरिंग। सो इसी तरीके से जब माँ शक्ति अपने नेगेटिविटीज़ और डिमन से और अपने आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट से फाइट कर रही थी, तो उस वक्त उनका कम्प्लेक्शन भी डार्क हो गया था। और ये जो डार्क कम्प्लेक्शन है माँ काली का, ये यही सिंबलाइज करता है। बात करते हैं थर्ड आई की। माँ शक्ति की जो थर्ड आई है ये रिप्रेजेंट करती है थर्ड आई चक्रा, यानी कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। ये जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होता है या थर्ड आई ओपनिंग होती है, ये अवेकनिंग के दौरान होती है। ड्यूरिंग अवेकनिंग इट हैपन्स, जो कि हमारे इंट्यूशंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देती है, लाइफ में क्लैरिटी लाती है और हायर डायमेंशंस के साथ हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। माँ शक्ति की जो ओपन थर्ड आई है वो ये भी सिम्बलाइज करती है कि जब हम अपना थर्ड आई चक्रा हील कर लेते हैं, वो बैलेंस्ड हो जाता है, तब हम पुरानी बातों की मेमोरीज़ को लेकर नहीं बैठे रहते, उनसे ऑपरेट नहीं करते। इंस्टेड हम उन जो पुराने लेसन्स हैं, पुरानी लर्निंग्स हैं, उनको साथ में लेकर चलते हैं और आगे की लाइफ में इंटेलिजेंस से बिहेव करते हैं। और एक्चुअली यही सही तरीका भी है जीने का, क्योंकि हम अपनी पुरानी मेमोरीज से लेसन्स ले सकते हैं, हम उनकी सैडनेस लेकर ज़िंदगी भर बैठे नहीं रह सकते। इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, इनसे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू डिप्रेशन और पता नहीं कितनी सारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ इन सब चीज़ों से आ जाती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जब हम इतनी सारी बीमारियों से और मेंटल टेंशन से गिर जाते हैं। तो हमेशा जो पास्ट लाइफ के लेसन्स हैं आप उनको लेकर चलिए, उनकी सैडनेस को लेकर मत चलिए, अपनी लाइफ को बिल्कुल इंटेलिजेंस के साथ ड्राइव करिए और डिवाइन में मर्ज होने के लिए सबका भला करिए। अब बात करते हैं माँ शक्ति के क्राउन की, यानी कि मुकुट की। तो माँ शक्ति का जो क्राउन है वो सिंबलाइज करता है हील्ड क्राउन चक्रा, जो कि हायर रेल्म्स में, हायर डायमेंशंस में और यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और हमें लाइफ में और भी ज़्यादा, जो थर्ड आई के बाद हमें क्लैरिटी मिलती है, वो क्राउन चक्रा ओपनिंग के बाद हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, कंप्लीट क्लैरिटी हमें मिलने लगती है। बहुत ही कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाता है हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल का, और लाइफ हमारी बहुत ही अपने आप में अलाइंड हो जाती है। कंप्लीट पीस हमें मिल जाता है अपने आप में, हमें पता चल जाता है कि हम क्या हैं, हम खुद से क्या चाहते हैं, हम अर्थ पर किस रीज़न से हैं, और हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं। और क्राउन जो होता है वो एम्प्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आप अगर जानते हो तो टैरो में होता है एम्प्रेस का कार्ड। तो एम्प्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक बहुत ही एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट, सेक्रेड और प्योर सोल, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, इंटेलिजेंट होती है और जिसमें मदरली एस्पेक्ट होता है, जो बहुत ही नर्चरिंग क्वालिटीज़ वाली होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही अनकंडीशनल लविंग देने वाली होती है, जो कि एक माँ के फॉर्म में होती है, एक क्रिएटर के फॉर्म में होती है, और जो कि आइडियाज़ को, अच्छे वाइज आइडियाज़ को स्प्रेड करने में बिलीव करती है, क्रिएटिविटी को एनहेंस करने में बिलीव करती है और क्रिएशन ऑफ लाइफ में अपना पूरा योगदान देती हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे माँ शक्ति के सिंह की, यानी कि लायन की। तो माँ शक्ति का जो सिंह है, शेर है, लायन है, वो सिंबल है स्ट्रेंथ का, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जब एक फेमिनिन एम्पावर्ड होती है, अपने पूरे हायर कॉन्शियसनेस में होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो चाहे कितना भी टफ सिचुएशन उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उसको बहुत ही इजीली हैंडल कर लेती है। वो उस वक्त इतनी स्ट्रांग होती है कि धरती का कोई भी स्ट्रांगेस्ट से स्ट्रांगेस्ट एंटिटी या इंडिविजुअल या सोल उनके सामने आ जाए, वो उनको भी टेम करने की क्षमता रखती हैं। माँ शक्ति के कुछ रूप में आप देखेंगे कि माँ शक्ति लोटस पर, यानी कि कमल के फूल पर भी विराजमान होती हैं। ये जो कमल का फूल है, ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेबिलिटी। इट शोज़ कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल साइड पर वर्क करते हैं, तब हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल इतना अलाइंड हो जाता है कि हम सही डिसीजंस ले पाते हैं लाइफ में, लाइफ को बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, ब्रॉडर विजन से देख पाते हैं, और तब हम अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं, ऐसे स्टेप्स ले पाते हैं जिससे हमें पीस ऑफ माइंड के साथ साथ फिजिकल स्टेबिलिटी और बहुत सक्सेस भी मिलता है। यही सब क्वालिटीज़ जिस फेमिनिन में होती है, वही फेमिनिन एम्पावर्ड फेमिनिन कहलाती है। यहाँ तक हमने बात की माँ शक्ति के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, और आगे हम जानेंगे माँ शक्ति के गॉडेस एस्पेक्ट को। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरह से एक फेमिनिन एम्पावरमेंट में आ सकती है, अपनी गॉडेस एनर्जी में आ सकती है। और ये जानने के लिए माँ शक्ति के 9 रूपों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री के साथ। माँ शैलपुत्री, ये नाम रिप्रेजेंट करता है कि माँ शक्ति जब इस धरती पर आई थी तो वो ह्यूमन फॉर्म में आई थी, बिल्कुल हमारी तरह आई थी। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग हुई, जब उन्होंने पहाड़ों पर इतने दिन निवास किया, 9 महीने गुफा में रहकर तब साधना की, योग साधना की, और वो अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट कर पाई, अपने अंतर मन की बातें सुन पाई और समझ पाई कि वो दुनिया में क्यों आई हैं, वो कौन है, वो यहाँ क्या करने आई हैं। तब उन्होंने और भी ज़्यादा मेडिटेट किया, तब साधना की और योग साधना की, और उन्होंने अपनी शक्तियाँ गेन की। तो माँ शैलपुत्री जो हैं, वो उनका अवेकनिंग पीरियड भी रिप्रेजेंट करता है जो पहाड़ों में था। और सेकेंडली ये रिप्रेजेंट करता है कि एक फेमिनिन जब अपनी एनर्जी की पीक पर होती है, जब वो अपनी कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल पर होती है, तभी उसे शक्ति का अवतार मिलता है, तभी वो शक्ति बन पाती है, तभी वो अपनी गॉडेस एस्पेक्ट में आ पाती है, और तभी उसे रिकॉग्निशन मिल पाता है। जब एक फेमिनिन ये समझ पाती है कि ये जो संसार है ये मोह माया है, यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है, यहाँ पे अपना जो भी हमारा कर्म है उसको कंप्लीट करने के लिए हम आए हैं, उससे लर्निंग्स लेकर कुछ चीज़ें सीखने के लिए हम आए हैं, और यहाँ पे जो कोई भी है वो सब एक सोल है। हमें उन्हें सिर्फ एक सोल के नज़रिए से देखना है कि हर कोई सोल अपनी एक जर्नी करके आ रही है, उनकी अपनी सोच है, समझ है, बिहेवियर है, कर्मा है, वो उसी हिसाब से बिहेव करेंगे। पर हमें खुद पर फोकस होना है। अगर हम लोगों की अच्छाई करने के लिए दुनिया में आए हैं तो हमें वो ही करना है, उसी पर फोकस होना है। माँ शैलपुत्री जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि एक एम्पावर्ड फेमिनिन जो होती है, जब अपने कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट स्टेट पर होती है, जब उसका एनर्जी लेवल पीक पर होता है, ओनली देन वो ऐसा कुछ कर पाती है कि वो एक गॉडेस एनर्जी में आ पाती है। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म मीन्स वो एनर्जी जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो सर्वव्याप्त है और जिसके बियॉन्ड कहीं कुछ है ही नहीं। वो शक्ति जो है वही अल्टीमेट है और ऑल प्रिवेडिंग है, यानी कि वही शक्ति सर्वव्याप्त है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हर जगह प्रेजेंट है और जो कि इन्फिनिटली मूव करती है, जो कि सदैव मूव करती रहती है। वो एनर्जी जो कभी कहीं रुकती नहीं, एक जगह टिकती नहीं, वो इन्फिनिटी की डायरेक्शन में सदा मूव करती रहती है। एंड दिस इज़ टू बी नोटिस्ड कि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सदैव मूविंग ही होती है। कोई भी एनर्जी जो स्टैग्नेंट हो जाती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है।
अगर ब्रह्मचर्य को डिफ़ाइन किया जाए तो इट मीन्स कि जो छोटी छोटी सी बातें हम दिल दिमाग में भर लेते हैं, इतनी सारी अनसर्विंग नेगेटिविटीज़ आती हैं लाइफ में और हम उसमें स्टक हो जाते हैं। हमें उन नेगेटिविटीज़ में स्टक होके नहीं रहना है, बल्कि हमें इंडल्ज वहाँ होना है जो अपने आप में ही सर्वव्यापी है। अपनी हायर कॉन्शियसनेस में हमें जाकर और उस परम पिता को समर्पित होना है। तो ब्रह्मचारिणी जो है वो उस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि सर्वव्यापी है, जो कि हर जगह व्याप्त है। ब्रह्मचर्य ऑल्सो मीन्स कॉन्करिंग लस्ट, क्योंकि लस्ट जो होता है वो हमेशा हमें थोड़े टाइम की खुशी देता है, पर ब्रह्मचर्य में जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो डिवाइन में मर्ज हो जाने की हैप्पीनेस मिलती है, और वो हैप्पीनेस जो होती है वो हमेशा के लिए होती है, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है। सो एग्जैक्टली माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं वो ये कन्वे करती हैं कि हमें परमात्मा को माइंड में रख के, उनके साथ मर्जिंग की आस रखकर और उन्हीं की कॉन्शियसनेस में रहकर ऐसी एनर्जी बनना चाहिए जिससे, जो कि हमेशा मूविंग हो, जो कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हो, जो कि हमेशा लोगों का भला करने में जुटी रहे, जो कि अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और कभी स्टेगनेंट ना हो, कहीं रुके नहीं, क्योंकि स्टेगनेंट एनर्जी जो होती है वो सड़ जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। हमें नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी रहना है और उसके बाद गॉड में मर्ज हो जाना है, क्योंकि एटर्नल हैप्पीनेस हमें वहीं परमात्मा में ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं माँ चंद्र घंटा की। तो चंद्र मीन्स मून, यानी कि चांद, जो कि रिप्रेजेंट करता है माइंड को। जो चंद्र होता है वो मन का कारक होता है, और ये जो है मन में बहुत सारे विचार को डायरेक्ट करता है। तो जस्ट लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, ये जो माइंड होता है हमारा, ये इसमें भी हमेशा हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और हम बहुत सारी मोमेंट्स पर एकदम से रेस्टलेस हो जाते हैं। एकदम से हमारे माइंड जो है ना वो कुछ नेगेटिव थॉट्स से कभी कभी ग्रिप्ड हो जाता है, एकदम से सराउंडेड हो जाता है, और हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट कर लें। थोड़ी सी देर के लिए माइंड हमारा जो है वो डाइवर्ट होता है और उसके बाद हम फिर से डिस्टर्ब फील करने लगते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी थॉट से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम एग्जैक्टली उनके पीछे क्या रीज़न है, ये थॉट्स हमें क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि लाइफ हमें कुछ सिखाना चाह रही है। हम बस गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, हार्ट ब्रोकन रहते हैं, बट ये समझ नहीं पाते कि किसने हमारे साथ क्या गलत किया, वो क्यों गलत किया है, और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो इस बात के पीछे क्या रीज़न है हम नहीं समझ पाते। और मून के जो चेंज होते हैं, फेजेस होते हैं ना, स्पेशली फुल मून या नो मून पर, ऐसे अगर हम नेगेटिव एनर्जी में हैं, ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव हैं, तो हमारे मन में उथल पुथल मचती है। ये विचार हमें इस तरह के बहुत सारे आते हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते। बट दो चीज़ें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक, आप एक्सेप्टेंस की मोड में रहिए कि भाई जो होना था वो ऐसे ही होना था। अगर आपको आपकी पास्ट की कोई चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं तो जस्ट अपने दिमाग में इसको गांठ बांध लीजिए कि जो होना था ऐसे ही होना था, और ये किसी लेसन को सिखाने के लिए हमारी लाइफ में हुआ और हमने लेसन सीखे भी। और सेकंड चीज़ जो यू नीड टू डू इज़ फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस करे बिना कोई काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपने मन का सुकून चाहिए, यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन, क्योंकि जजमेंट करने के लिए तो भगवान बैठे हैं, हम जज नहीं हैं। सामने वाले ने जो किया वो उनके कर्म है, उनका जो भी उनकी नेचर है, उनका बिहेवियर है, उनकी समझ है, उनकी सोच है, उनकी अपब्रिंगिंग है, या उनकी पास्ट लाइफ का इफ़ेक्ट है, उनकी किसी कर्म का इफ़ेक्ट है, हमारे किसी कर्म का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। वी जस्ट नीड टू फॉरगिव कि शायद हमने भी कभी उनके साथ कुछ गलत किया होगा, तो बदले में हमें ये चीज़ मिली, और अपने मन के सुकून के लिए भी उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। और सारी नेगेटिव थॉट्स को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉरगिव करना है और डिसॉल्व कर देना है। नाउ घंटा मीन्स बेल। हम यहाँ मंदिर के घंटे का एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरीके से मंदिर में जो बेल होती है, जब हम उसको हिट करते हैं तो हम चाहे उसे किसी भी साइड से हिट करें, वो हर बार एक सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि इतना हाई वाइब्रेशनल होता है कि एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिविटी होती है वो किल हो जाती है।
बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारे माइंड को भी बिहेव करना चाहिए। डजेंट मैटर कि हमारे माइंड में एक बार में 1000 थॉट्स चल रहे हैं या ये अलग अलग इमोशंस में उलझा हुआ है, बट अगर हमारा माइंड एक पॉइंट पे इस्टेब्लिश्ड है जो कि डिवाइन है, अगर हमारा माइंड हायर कॉन्शियसनेस में है जो कि समझता है कि एक ईश्वर, एक शक्ति है, हम सब उसी का अंश है, तो माइंड खुद ही बहुत ही डिवाइनली बिहेव करने लगता है और वो गॉड की तरफ ही फोकस्ड रहता है और डिवाइन की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता है। फिर उसमें चाहे कितने भी इमोशंस, कितने भी थॉट्स उसको उलझाएं, लेकिन हर बार उसका आउटकम एक ही होता है, वो डिवाइन की तरफ ही समर्पित रहता है, पॉजिटिव रहता है। हर बार हर नेगेटिव इमोशन से लड़ने की उसमें क्षमता होती है और वो अपने हर गलत थॉट को डाइवर्ट करके पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए सक्षम होता है। नाउ दैट्स व्हाट माँ चंद्रघंटा कन्वेज और रिप्रेजेंट्स। वो ये कन्वे करती हैं कि हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन हमें कुछ नया दिखाता है, रोज़ हम कुछ अच्छा और कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं। हर चीज़ को हमें साथ में लेकर चलना है, पूरा बैलेंस मेंटेन करना है, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ना है, सही इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ना है और सही एक्शंस हमें लाइफ में लेने हैं, जहाँ की जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन है और हमारा लाइफ पर्पस है जो कि हमें डिवाइन के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं माँ कूष्मांडा की। तो कू का मतलब होता है छोटा यानी कि स्मॉल, ऊष्मा का मतलब होता है वार्मथ या फिर एनर्जी, और अंडा का मतलब यहाँ पर है कॉस्मिक एग से, जो कि एक बहुत ही विशालकाय फॉर्म होता है एनर्जी की। इट्स एन एक्सट्रीमली बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो माँ कूष्मांडा की जो एनर्जी है ये परवेड करती है पूरे यूनिवर्स के छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े लार्जेस्ट पार्टिकल तक, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द एंटायर यूनिवर्स। तो छोटे से ये बड़े में चेंज हो जाती हैं और बड़े से छोटे में चेंज हो जाती हैं। माँ कूष्मांडा रिप्रेजेंट्स कि जैसे कि कोई बड़ी एनर्जी होती है, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसी तरीके से परमात्मा ने हमें भी बहुत पावरफुल बनाया, हमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमें ये पूरी बॉडी दी है, इतने अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं, इतनी वंडरफुल सेंसेस दी हैं और इतना कुछ दिया है लाइफ में। तो वी शुड फील अबंडेंस, हमें खुश रहना चाहिए लाइफ में, फुलनेस की फीलिंग आनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए हमारी लाइफ में, अबंडेंस होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का एक एक पार्टिकल हील हो सके। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए सो दैट जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि प्राण शक्ति है ये भी बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में फ़्लो करती रहे, हमारे चक्रास अच्छे से वर्क करते रहें और हम हमेशा हेल्दी रहें, मेंटली, फिज़िकली और सोल वाइज इमोशनली अलाइंड रहें। सिमिलरली अगर हम अपने बॉडी के एक एक पार्ट की, एक एक ऑर्गन की, एक एक सेल को कंसीडर करके बहुत अच्छे से केयर करें, ये सोच के कि हर सेल हमारे लिए एक लाइफलाइन बैटरी की तरह है, तो हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब हम अपनी केयर करना स्टार्ट करते हैं देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट हैप्पीनेस के हमारे पास कितना कुछ है। हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आ पाते हैं। जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आते हैं देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ये चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा था, बट इसके पीछे डेफिनेटली कुछ तो रीज़न होगा कि गॉड ने ऐसा किया। एंड द मोमेंट वी शो दैट बिलीफ, हमारे माइंड में कोई एक ऐसी थॉट आती है कि हमें लिटरली लगता है कि हाँ ये तो गलत हो सकता था जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि गॉड ने ऐसा किया, हम तो बहुत सारी चीज़ों से बच गए। तो इमीडिएटली हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है जब हम बिलीव करना सीखते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक लेवल पार करके हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हैं। माँ कूष्मांडा जो है वो ये कन्वे करती हैं कि हम सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी इंटेलिजेंस छुपी हुई है, हमें सिर्फ उसे अवेकन करना है और उसी के हिसाब से हमें चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, यानी कि एनालाइज करना है, डिसाइड करना है और एक्शन लेना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और सबके लिए बेस्ट क्या है। और इसी तरीके से हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है जिससे कि इस यूनिवर्स में हम हमेशा के लिए अपनी प्रेजेंस बना के रख सकें और एक पॉजिटिव वाइब सबको ऐसी दे के जा सकें जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी हमें याद करें। अब बात करते हैं माँ स्कंद माता की। स्कंद माता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माँ शक्ति
लॉर्ड स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय की मदर हैं, माँ हैं। लॉर्ड कार्तिकेय रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति, यानी कि पावर ऑफ विजडम प्लस पावर ऑफ राइट एक्शन। तो स्कंद माता वो फॉर्म है डिविनिटी की जो कि विजडम और एक्शन यानी कि ज्ञान और क्रिया को एक साथ जन्म देती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। होता क्या है कि जब शिव तत्व यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी मेडिटेटिव स्टेट में होती हैं या कुछ एनालाइजिंग स्टेट में होती हैं, तो शक्ति जो कि फेमिनिन एनर्जी है वो कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करती, कभी शिव को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो एक बेस क्रिएट करती हैं अपनी कर्म भूमि का, जिससे कि वो सारी नेगेटिविटीज़ को किल कर पाएँ, और साथ ही साथ वो मैस्कुलिन एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अपने ऊपर लेती हैं और बैलेंस क्रिएशन करती हैं बाय बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड बाय बिकमिंग प्रोटेक्टिव एंड डिसीजन मेकर एंड फियरलेस टू। और जब शिव अपनी कर्मयोगी फॉर्म में आते हैं सारी एनालाइजेशंस के बाद, तो शिव और शक्ति का इच्छा के साथ समागम होता है। देवी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिया यानी कि नॉलेज और एक्शन, क्योंकि जब शिव मेडिटेटिव स्टेट में थे तो देवी ने ज्ञान भी अर्जित किया था और एक्शन भी लिया था सो दैट वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो जब शिव तत्व यूनाइटेड हो जाता है इन्हीं शक्तियों के साथ, देवी के साथ, तब लॉर्ड स्कंद का जो है भगवान कार्तिकेय का बर्थ होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रियात्मक ज्ञान यानी कि सोल मिशन के रूप में। तो शिव जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं शक्ति को नेगेटिविटी से, और शक्ति जो है वो सपोर्टर होती है शिव की। दोनों ही एनर्जीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा प्रोटेक्टिव होती है और फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा सपोर्टिव होती है। और दोनों जब मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी प्रोटेक्टिव भी हो जाती है और नर्चरिंग भी हो जाती है, और फेमिनिन एनर्जी भी इंडिपेंडेंट भी हो जाती है और प्रोटेक्टिव भी होती है और नर्चरिंग भी रहती है। तब इन दोनों एनर्जीज़ के समागम से एक हायर फोर्स क्रिएट होती है। तो शक्ति जो थी उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया था, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, योग साधनाएं की थी, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को किल किया था और अपने खुद को सेल्फ लव किया था, सेल्फ केयर किया था और अपनी बेस्ट वर्जन में आई थी और शक्ति के रूप में वो पहचानी गई थी। वो इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने शिव को सपोर्ट किया उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और उन्होंने एक बेस क्रिएट किया, एक सोल मिशन बनाया जिससे कि वो अनकंडीशनल लव सारे लिविंग बीइंग्स को दे सकें। और उन्होंने जन्म दिया ऐसी फोर्स को जो कि नॉलेज का और एक्शन का समागम है, कॉम्बिनेशन है। यू कैन से नॉलेज इन एक्शन और एक्शन ड्रिवन बाय राइट नॉलेज। दैट्स लॉर्ड कार्तिकेय जो कि लीड करते हैं सोल मिशन की तरफ पूरे अर्थ के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। तो ये हैं माँ स्कंद माता जिन्होंने शिव को उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सपोर्ट किया, खुद को निखारा, खुद की बेस्ट वर्जन बनी, खुद को इंडिपेंडेंट बनाया, खुद ने स्ट्रेंथ गेन की और अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहेंस करी और एक फोर्स ऐसी क्रिएट की जिससे कि वो पूरी अर्थ के लिए एक सोल मिशन क्रिएट कर सके, जिससे कि जितनी भी नॉलेज है वो एक्शन में आ सके और जितना भी एक्शन है वो राइट नॉलेज के थ्रू ड्राइव किया जा सके। तो माँ स्कंद माता ये भी कन्वे करती हैं कि हर ह्यूमन बीइंग में एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है और एक फेमिनिन एनर्जी होती है। दोनों ही एनर्जीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी होगी और फीमेल्स में फेमिनिन एनर्जी होगी, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग में एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होती है जिसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कुलिन साइड होती है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फेमिनिन साइड जो होती है वो नर्चरर होती है, सपोर्टर होती है और क्रिएटिव होती है।
तो इट डज़ंट मीन कि जो मेल्स हैं या मैस्कुलिन हैं वो अपना मैस्कुलिन एस्पेक्ट ही संभालेंगे और जो फीमेल्स हैं वो अपना फेमिनिन एस्पेक्ट ही संभालेंगी। इट्स नेवर लाइक दैट। जैसे कि सोसाइटी में एक चीज़ हमारे दिमाग में प्रोग्राम कर दी गई है कि जो मेल्स का काम है वो मेल्स का है और फीमेल का काम जो है वो फीमेल्स का है। इट्स नेवर लाइक दैट। गॉड ने यहाँ पे यही कन्वे किया है, माँ स्कंद माता ने भी यही कन्वे किया है कि हर ह्यूमन बीइंग में दोनों एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और दोनों ही एनर्जीज़ को हर इंसान को अपने अंदर बैलेंस करना आना चाहिए सो दैट वो लाइफ में किसी चीज़ में उसको हार ना माननी पड़े जस्ट बिकॉज अपनी वीकनेस की वजह से, जस्ट बिकॉज उसकी एक साइड जो है वो उसने कभी एनहेंस ही नहीं की, कभी डेवलप ही नहीं की वो स्किल्स। हर ह्यूमन बीइंग में हर क्वालिटी होनी चाहिए और वी नेवर नो कि कब हमें कौन सा दिन कैसा वक्त देखना पड़े। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन एवरी टाइम। अगर हमें दोनों ही एस्पेक्ट हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, अगर हमें दोनों की ही जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहेंस्ड हैं तो हम लाइफ में सक्सेस ज़रूर गेन करते हैं। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी कन्वे करती हैं कि जो कुछ भी होता है यहाँ धरती पर और जिस तरह से जनरली हम उसे देखते हैं ये सब माया होती है, ये सब एनर्जीज़ हैं। थिंग्स बिल्कुल जो हम देखते हैं ना उसके बियॉन्ड है सब कुछ। जो सच है वो हमारी समझ से परे है। जो होता है वो हमें दिखता नहीं और जो हम देखते हैं वो एक्चुअली सच नहीं होता। सच जो है वो हमारी इन सेंसेस और हमारी इस नज़र और हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे है, बिल्कुल बियॉन्ड है और हम कभी भी मोह माया में फंसकर या नेगेटिविटीज़ में सराउंडेड होकर सच को नहीं देख सकते। माँ कात्यायनी के रूप में माँ शक्ति यही रिप्रेजेंट करती हैं कि जो देखा नहीं जा सकता और जो समझा नहीं जा सकता वो एनर्जी माँ कात्यायनी है। पुराण के अकॉर्डिंग माँ कात्यायनी का जन्म ऐसे हुआ कि एक डीमन पर, एक राक्षस पर देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उस एंगर की जो एनर्जी थी इट टर्न्ड इनटू देवी कात्यायनी, माँ कात्यायनी, और इस तरह से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। अब जो हमारा नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, हम देखते हैं कि गुस्से से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ, उनका रूप देखकर हम डरते हैं। हम ये समझते हैं कि गुस्सा जो होता है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, बट हम ये नहीं जानते कि गुस्से का भी अपना एक पॉजिटिव साइड होता है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो कि हमें बीच में बाउंड्री लाइन कैसे ड्रॉ करनी है हर इमोशन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें ही नहीं पता कि हमें अपने इमोशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बीच में बाउंड्री लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि उसको कितना हमें रखना है और कितना अपने पास से हटा देना है। अब यहाँ माँ कात्यायनी जो है वो यही रिप्रेजेंट करती हैं कि एंगर का भी एक पॉजिटिव फॉर्म होता है। यहाँ माँ कात्यायनी गुस्से के पॉजिटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर यानी कि गुस्सा दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमें किसी गलत चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज़ करनी होती है या किसी भी लो या नेगेटिव चीज़ के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी होती है, या हमें सोसाइटी में ऑर्डर बिल्ड करना होता है, या हमें किसी नए एरा की सेटअप में अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है, या हमें प्लैनेट पर एनर्जीज़ को रीस्टोर करना होता है और धरती पर सत्य और धर्म का जो प्रिंसिपल है इसको मेंटेन करना होता है, रिवाइव करना होता है। तो उस टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं प्रिवेलिंग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ऑब्जेक्शन रेज़ करें, और इसमें जो गुस्सा है वही हमारी हेल्प करता है एंड दैट्स द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एंगर। तो अगर कोई पर्सन गुस्से में है लेकिन उसकी इंटेंशंस वाइज है, वो काम सही कर रहा है उस गुस्से के ज़रिए, तो वो देखने में बेशक ख़राब लग सकती है वो बात हमें, लेकिन वो बहुत ही अच्छाई के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट।
जबकि कई बार बहुत ही अनवाइज और अनअवेकन्ड और इम्बैलेंस्ड लोग जो होते हैं ना, वो हमें प्यार शो करते हैं, बट वो प्यार हमें ट्रबल में डाल देता है, क्योंकि उनके इंटेंशंस कभी अच्छे नहीं होते और वो कभी हमें सही राह नहीं दिखा सकते। सो माँ कात्यायनी वही एनर्जी रिप्रेजेंट करती हैं जो कि बहुत वाइज है, अपलिफ्टिंग एनर्जी है, और जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के, पूरे अर्थ के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं, जिनमें चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता है, चीज़ों के सही और गलत आस्पेक्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता है, जो कि चीज़ों के सही और गलत आस्पेक्ट को डिस्टिंग्विश करना जानती हैं, जो कि नेगेटिविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन खड़ा करने में सक्षम है। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि को जाना जाता है उस शक्ति के रूप में जो कि सभी राक्षसों का, डीमंस का, बुरी आत्माओं का, भूत प्रेत और सभी नेगेटिव एनर्जीज का विनाश करने वाली है। बट उनका जो डंकी है वो रिप्रेजेंट करता है उनकी सेंसिटिव साइड, क्योंकि डंकीज जनरली बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उनका जो वाहन है वो उनका मदरली एस्पेक्ट भी डिफ़ाइन करता है। वो ये बताता है कि माँ कालरात्रि का भी अपना एक मदरली साइड है और वो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। माँ कालरात्रि हमें निडरता प्रदान करती हैं, हमारे कैरेक्टर में फर्मनेस लेकर आती हैं, हमें डिटर्मिनेशन सिखाती हैं और हमें अवेयर कराती हैं सुप्रीम पावर से, यानी कि डिवाइन से। काल का मीनिंग होता है टाइम एंड डेथ, और माँ कालरात्रि इग्नोरेंस यानी कि अवेयरनेस, अनअवेकनेस को ख़त्म करती हैं, सभी खराब नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करती हैं और अंधेरे में एक रोशनी लेकर आती हैं, ऐसा ज्ञान लेकर आती हैं जिससे सारी तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। शी रिप्रेजेंट्स नॉलेज एंड वैराग्य, यानी कि माँ कालरात्रि जो है वो ज्ञान यानी कि नॉलेज और वैराग्य यानी कि डिस्पैशन को रिप्रेजेंट करती हैं और हमें समझाती हैं कि धरती पर जो कुछ भी है इसका डिके यानी कि ख़राब होना, इसका उम्र होना, इसकी डेथ होना, डिस्ट्रक्शन होना, या कुछ पेन्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, और ये सभी बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ भी हैं। बट हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इन सभी चीज़ों को हायर और बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाएँ और एक्सेप्ट कर पाएँ, और अल्टीमेटली हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल कर सकें। अब बात करते हैं माँ महागौरी की। माँ महागौरी शक्ति की वो फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैग्निफिशेंट है। माँ महागौरी रिप्रेजेंट करती हैं ब्यूटी की यानी खूबसूरती की मिसाल को। वो कन्वे करती हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। वो बताती हैं कि सबका ख्याल रखते रखते खुद के लिए जो अच्छा है वो करना कितना इम्पॉर्टेंट है, सबकी केयर करते करते खुद की केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव हमारी लाइफ को सही दिशा दिखाता है, और जब हम सेल्फ केयर करते हैं तो लाइफ के प्रति हमारा पैशन बहुत बढ़ जाता है और हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो भी हमारे लिए लाइफ में ज़रूरी होता है वो हम सब कुछ करते हैं, दूसरों की भी केयर करते हुए, दूसरों का भी ख्याल रखते हुए। माँ महागौरी वो फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है जो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करती है, जो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, जो पूरी अर्थ के और सभी लिविंग बीइंग्स की डिवाइन मदर है और जो कैपेबल है कुछ भी क्रिएट करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, सक्षम हैं हमारी सभी ट्रबल्स को दूर करने के लिए, और वो हमें रोज़ ब्लेस करती हैं उस हर चीज़ से जो इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए मटेरियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, इमोशनल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, सोशल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और हर एस्पेक्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लाइफ में कहीं रुके नहीं, हमेशा लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। माँ महागौरी वो एनर्जी रिप्रेजेंट करती हैं जो इंडिपेंडेंट है, फियरलेस है, निडर है और फुल ऑफ फॉरगिवनेस है, जिसमें बहुत ही एम्पैथी है, और जो रिप्रेजेंट करती है कि एम्पावर्ड होना लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लाइफ में तब तक आगे कभी नहीं बढ़ सकते अगर हम डर की मोड में रहेंगे, एनवी की मोड में रहेंगे, हेट्रेड, जेलेसी, रेवेंज की मोड में रहेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस की मोड में रहेंगे। जब हम सोल वाइज ग्रो होंगे तभी हम इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें और ख़ुद को भी माफ़ कर सकें, क्योंकि कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं होती।
और जब हम सारे फियर्स, सारे फोबियाज़ और ये विक्टिम मेंटेलिटी छोड़ देंगे, तभी हम फिज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारा माइंड, बॉडी और सोल तभी अलाइंड होता है अगर हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर को फॉलो करते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ की वर्थ भी समझते हैं। प्लस जब हम अपने डर, नॉन एक्सेप्टेंस और रीसेंटमेंट्स को छोड़ देते हैं, तब हम प्रॉपरली लाइफ में अपनी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, तभी हम लाइफ में स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं। स्पेशली फेमिनिन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी मैस्कुलिन के लिए है। एंड उसी से जो फेमिनिन है उनको एक्सपीरियंस मिलता है, वो बाहर की दुनिया को समझ पाती हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जब एक फेमिनिन बॉर्न होती है, ब्रॉटअप होती है एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड, तब वो दो फैमिलीज़ को एक साथ जोड़ती है। सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं होता, ये दो फैमिलीज़ का रिलेशनशिप होता है। एंड दैट्स हाउ अ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड, क्योंकि यही फेमिनिन दो परिवार को जोड़ती है, वो क्रिएटर का रोल प्ले करती है, वंश को आगे बढ़ाती है, अन्नपूर्णा बनती है, फैमिली की नर्चरर बनती है और सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बनती है उस अनकंडीशनल लव के ज़रिए जो वो हर किसी को देती है। एंड दैट्स बिकॉज शी इज़ पावरफुल, बिकॉज शी इज़ शक्ति। पर क्योंकि ये जो दुनिया है और ये जो समाज है ये मेल डोमिनेंट है, तो फेमिनिन को अक्सर ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं सोसाइटी में। और फेमिनिन का एम्पावर्ड होना लिटरली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक फेमिनिन एम्पावर्ड होती है तो पूरी दुनिया एम्पावर्ड होती है, क्योंकि फेमिनिन ही समाज की रचयिता है, दुनिया की रचयिता है। शी इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। शक्ति मीन्स empowerment and alignment of mind, body and soul, and माँ महागौरी represents it। माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए, हमेशा एक दूसरे को मैच करते हुए होने चाहिए। ये नहीं कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। और हमारे सोच, शब्द और कर्म इस तरह की अलाइनमेंट में होनी चाहिए कि हमें उसी दिशा में ले जाएं जो हमारी सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री गॉडेस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है, यानी कि हम लाइफ में जो कुछ भी करें उसको सफलतापूर्वक करने की सिद्धि हमें माँ सिद्धिदात्री से मिलती है। माँ सिद्धिदात्री हमें सारी नॉलेज देती हैं, सारा विजडम देती हैं, सारा ज्ञान देती हैं, जिससे हम लाइफ में जो भी करें वो बेस्ट वे में कर सकें, परफेक्शन के साथ कर सकें, जिससे हमें लाइफ में हैप्पीनेस भी मिले और हमारा हार्ट भी एकदम प्योर रहे। वो हमें सारा विजडम देती हैं जिससे कि हम एम्पावरमेंट के रास्ते पर चल सकें, खुद को मजबूत बना सकें, अलाइंड रह सकें। माँ सिद्धिदात्री एक हीलर के रूप में भी हमें मदद करती हैं, हमें बहुत हील करती हैं। कभी वो नेचर के रूप में हमें हील करती हैं, तो कभी माँ बन के हमें हील करती हैं, तो कभी वो किसी और फॉर्म में हमें हील करती हैं। लेकिन उनका उद्देश्य होता है हमें अवेकन करना, हमारी सोल को अवेकन करना और हमें ऐसा विजडम देना, ऐसी नॉलेज देना जिससे कि हम लाइफ में वही मैनिफेस्ट कर सकें जो हमारे लिए सही है और पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करके जा सकें जिससे हमारी प्रेजेंस जो है दुनिया में सदैव बनी रहे, लोग पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमेशा हमें याद करें। माँ सिद्धिदात्री एनर्जी का वो फॉर्म है जो धरती के एवोल्यूशन में और ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन में अपना योगदान देती हैं और नए युग की स्थापना में हेल्प करती हैं। और जितनी भी नॉलेज ह्यूमैनिटी को इस पूरे इवोल्यूशन और न्यू एरा सेटअप के टाइम ज़रूरत होती है, वो ये सारी नॉलेज, सारा विजडम हीलर्स के द्वारा और नेचर के द्वारा पूरी ह्यूमैनिटी को प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि किस तरह से एनर्जीज़ वर्क करती हैं। जब हम समझ जाते हैं कि एनर्जीज़ कैसे वर्क करती हैं तो हम अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाते हैं और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। माँ सिद्धिदात्री हमें आशीर्वाद देती हैं, हमें ब्लेस करती हैं क्लियर विजन के साथ,
क्लियर गाइडेंस के साथ, क्लियर आइडियाज़ के साथ। एंड दैट्स माँ सिद्धिदात्री, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी भी है। व्हेन वी सी अर्धनारीश्वर फॉर्म, वी सी लॉर्ड शिवा एंड माँ सिद्धिदात्री, जिनको हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं। एक फेमिनिन जो कि अपने हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, जो कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिवली मूव करती है, जो कि बहुत ही डिविनिटी में रहती है, हर किसी को दया और करुणा के भाव से ट्रीट करती है, जो कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है, उससे ऊपर उठकर लाइफ में आगे बढ़ती है, जो कि छोटे से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ की केयर करती है, स्वयं में, अपने आसपास, अपनी फैमिली में और पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर। वो जो खुद एक क्रिएटर है और हर क्रिएटर की भावना को समझती है, इम्पोर्टेंस को समझती है, वो जिसमें एबिलिटी है हर इमोशन और हर एनर्जी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझने की, डिस्टिंग्विश करने की और सही वक्त पे सही जगह पर बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने की, जो एनर्जीज़ को शिफ्ट करना और उनको पॉजिटिवली यूज़ करना जानती हो, जो सेंसिटिव है पर साथ ही स्ट्रॉन्ग भी है, जो एम्पावर्ड है, हर एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है, वो जिसके पास डिवाइन विजडम हो, जिसके पास वो सारी नॉलेज हो, सारा विजडम हो, जिससे कि दुनिया में हैप्पीनेस आ सकती है, वो जो अपना विजडम पूरी ह्यूमैनिटी में शेयर करती है, स्प्रेड करती है, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी अपने लिए एक हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर सके और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए और अपने लिए एक बेटर लाइफ मैनिफेस्ट कर सके। वही फेमिनिन सही मायने में डिवाइन फेमिनिन कहलाती है, वही फेमिनिन सही मायने में शक्ति का अंश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।